हम लोग पढ़ रहे थे तो आज हेडिंग बना लो वैद्युत चुंबकीय तरंग। आले के बाद तरंगे दिखा दिया है, अंतर भी बता दिया गया है। तालिको वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए समीकरण। आज का हेडिंग आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए समीकरण। वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए समीकरण। आज हम वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए समीकरण में कौन कौन से समीकरण होते हैं उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और हम देखेंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन कौन वैज्ञानिक आते हैं और अपना समीकरण देते हैं। तो आइए, सबसे पहला हेडिंग है मैक्सवेल के समीकरण। ये हेडिंग में हेडिंग है मैक्सवेल का समीकरण। मैक्सवेल महान वैज्ञानिक हुए थे और अपने तमाम प्रकार के योगदान करके फिजिक्स को बहुत ऊंचाई तक लेके गए थे मैक्सवेल। और आज इसी मैक्सवेल को याद करते हुए हम लोग मैक्सवेल के समीकरण को पढ़ेंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका आएगा तो आप अच्छे से लिख करके अच्छा नंबर ले करके देश के इतिहास में नाम रोशन करेंगे। मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबक के आधार पर अनेक नियम दिए और उस नियम को गणितीय रूप में लिखा। मैक्सवेल ने किसका किसका अध्ययन किया? किनारे विद्युत का अध्ययन किया, एक किनारे चुंबकीय गुण का अध्ययन किया। कुछ पदार्थों के विद्युत के गुण का अध्ययन किया, कुछ पदार्थों के चुंबक के गुण का अध्ययन किया। आप विद्युत के और चुंबक दोनों पदार्थों के गुण को अध्ययन करके और उसने कुछ समीकरण बनाया, इसी को हम लोग कहते हैं मैक्सवेल का समीकरण। हालांकि इस समीकरण के आधार पर मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की भविष्यवाणी भी की। आपको हम बता दें, आइंस्टीन, आज मैं पढ़ा रहा था 11 में तो एक चीज़ आया था थोड़ा सा। एक वैज्ञानिक का नाम था जिसका नाम था सत्येंद्र प्रकाश बोस या सत्येंद्र नाथ बोस, जो आपको कहिए। और उस सत्येंद्र नाथ बोस भारत के एक महान वैज्ञानिक थे जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था। और जब वो हाई स्कूल का पेपर दे रहे थे तो उनका 100 नंबर में, मैथ के पेपर की बात मैं कर रहा हूँ, 100 नंबर में 1 से 10 नंबर मिल गया था। 100 नंबर में 100 नंबर में 1 से 10 नंबर मिल गया। और उसने टीचर से पूछा कि सर, आप तुम्हें 100 नंबर का पेपर था तो आपने 1 से 10 नंबर मुझे क्यों दिया? तो उसने कहा कि सुनो, तुम एक सवाल को 5 विधि से लगाए हो, इसलिए मैं तुमको 10 नंबर खुद से रजिस्टर दिया। एक सवालिया को 5 विधि से लगाए थे और वो आने वाले समय में गणित के बहुत बड़े विद्वान भी हुए, सत्येंद्र नाथ बोस। और आज के देखो बच्चों को मास्टर साहब बोला को तो कूटा तरन दिन हो, तब उन्हें के बजाय कि क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है। और 5 को थे से लगाते थे। आइंस्टीन के सुनो, आइंस्टीन का जब जन्म हुआ तो समझो कि जैसे हम लोग खोपड़ी, उससे इतना बड़ा खोपड़ी उनका था, बड़ी मंद बुद्धि के थे, बहुत बड़ा खोपड़ी था। 4 साल तो बोलबे नहीं किए। और जब वो पढ़ रहे थे विद्यालय में तो उसके अध्यापक ने एक पत्र लिख करके कहा कि जाओ सुन लो कहानी है, सुन लो। उसने पत्र लिख करके कहा कि तुम मेरे स्कूल के लायक नहीं हो, जाओ स्कूल से बाहर जाओ, क्योंकि तुम बहुत मंद बुद्धि के हो, मेरा विद्यालय तुमको नहीं पढ़ाएगा। ये चिट्ठी ले जाकर अपनी माँ को देते हैं। माँ उसको पढ़ती है, कहते हैं कि माँ अब तो होशियार हो गए हैं, बोल रहे हैं आइंस्टीन। कहती है माँ तेने मुझे पढ़ के बताओ कि क्या लिखे मेरे टीचर। माँ इसी को कहते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माँ कहती है कि बेटा
वह लिखा गया चिट्ठी में कि आपका लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। मेरे स्कूल के टीचर इस लायक नहीं है, जितना आपका लड़का इंटेलिजेंट है उतना इंटेलिजेंट इस स्कूल के टीचर लायक नहीं है, इसलिए आपके बच्चा को नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को बेहतर विद्यालय में नाम लिखवाइए। इस विद्यालय से उल्टा वो पढ़ती है और वो रोने लगती है। वो जानती है कि मेरे बच्चों का उल्टा मैं पढ़ के सुनाती हूँ और कहती है कि मैं तुम्हें पढ़ा करके बहुत बड़े विद्वान बनाऊँगी। और वह पढ़ा करके बहुत महान वैज्ञानिक बनाते हैं, जिसका सबसे अधिक आपका वजन है, आपका वजन जो मस्तिष्क का 1450 ग्राम है, उसका मात्र 1250 ग्राम था, लेकिन जितना यूज किया था उतना। और वो पहला ऐसा वैज्ञानिक था जिसने स्कूल नहीं पढ़ा। स्कूल में जब पढ़ता था तो कहता था मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगा। उसके माँ ने कहा कि क्यों? क्योंकि कहा कि माँ मैं स्कूल में दिन भर रह जाऊँगा, मैं रिसर्च करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा, दिन भर वहीं पर रह जाऊँगा, मैं अपने ज़िंदगी में कभी बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं बन पाऊँगा। और इसलिए स्कूल वो बंधन मानते थे, स्कूल से हट जाते थे, 2-4 घंटा कहीं जाकर रीडिंग कर लेते थे और 3 बार घर बैठ करके रिसर्च करते थे। अब वैज्ञानिक बने आइंस्टीन, बहुत नाम है, कितना था मुझे सुनाई मरते है ना। पहले मैक्सवेल के कम्युनिकेट क्या होते लिखते हैं, लिखो मैक्सवेल ने विद्युत तथा विद्युत और चुंबक दोनों का विस्तृत अध्ययन किया तथा इन्हें गणितीय रूप में लिखा, जिन्हें मैक्सवेल का समीकरण था, इसके आधार पर मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी कि कैसे होगा विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय तरंगे लिखा, तरंगे के भविष्यवाणी की कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे होंगे, इसके समीकरण कैसे होंगे। और सुनिए, देखो अनेक समीकरण दिए, लिख लेना नीचवा। और इन्होंने अनेक समीकरण दिए। पहला समीकरण है विद्युत का गॉस का नियम। विद्युत का गॉस का नियम, और इसका लिखेंगे विद्युत का जो गॉस का नियम, इसके लिए गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको हम बता दें थोड़ा सा, क्या गॉस का नियम आपको याद है विद्युत के लिए? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका मान आवेश
और निर्वात के वैधशीलता के अनुपात के बराबर होता है। उसने अपना पहला समीकरण दिया था, किसने? मैक्सवेल ने। ये नियम तो है गॉस का, लेकिन मैक्सवेल ने अध्ययन करके और विद्युत के लिए अपना नियम दिया। क्या कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जिसको आप I से प्रदर्शित करते हैं, आवेश और निर्वात के वैधशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर। यानी इसका सूत्र होगा फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन। यह आपका गॉस का नियम याद रख लीजिए। तो मैक्सवेल का समीकरण में पहला आपका विद्युत का गॉस का नियम। आप सिंपल सा एक चीज़ बता सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है जिसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, वह क्यू का मतलब आवेश और जो निर्वात की वैधशीलता है उसके अनुपात के बराबर होता है। कभी आप इसको भूलेंगे आप लोग ना, कभी मत भूलिए। आवेश और निर्वात की वैधशीलता के अनुपात के बराबर होता है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग गॉस का नियम कहते हैं विद्युत। अब चुंबक के लिए गॉस का नियम, सब समीकरण दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? हम नहीं, हम लोग तो इसका अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करके बहुत बड़े वैज्ञानिक बन करके नाम को रोशन करना है। चाँद पर जा करके वही जा खोज करना है। चलो भाई, चुंबकत्व का गॉस का नियम मिटा दे इसको। आज का जो टॉपिक बहुत सुंदर सा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। दूसरा जो आपकी बात होगी इसमें, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम या गॉस का नियम। ये भाई इसको अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि गॉस लॉ, गॉस का GAUSS, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये कहे थे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, अच्छा बंद पृष्ठ का मतलब बंद कमरा, बंद कमरा में क्या करेंगे? हाँ, चुंबकीय बल रेखाओं को घुमाएंगे। तो गॉस ही कहे थे, गॉस तो कहे थे ही, उसी को उठा कर लेकर आ रहे हैं कौन? मैक्सवेल, अपना नाम रोशन करने के लिए। तब मैक्सवेल क्या कहे थे? गॉस के नियम के अनुसार कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है वह शून्य होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है? शून्य होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है कब? जब गॉस के चुंबकत्व का नियम पूछा गया। चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम पूछा गया था। आप विद्युत के लिए गॉस का नियम कहेगा तो भाई विद्युत होगा तो वैद्युत फ्लक्स होगा, चुंबक होता है चुंबकीय फ्लक्स होगा। जब वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, आवेश और निर्वात की वैधशीलता। जब चुंबकत्व के लिए कहेगा तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मान क्या होता है? 0 होता है, शून्य होता है। लिख लेते आप। हाँ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान, चुंबकीय फ्लक्स जिसको आप फाई भी कहते हैं, का
मान शून्य होता है, शून्य। यानी आप लिख सकते हैं फाई बी बराबर शून्य। अच्छा, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, जो फाई बी होता था बी गुणे ए होता है जी। अब चाहे तो देखिए समाकलन बी इंटू डी ए बराबर 0 भी लिख सकते हैं। अरे फाई बराबर पढ़े हैं बी इंटू ए, फाई बराबर पढ़े हैं बी इंटू ए, बी इंटू ए। अगर फाई ई बराबर पढ़ते हैं तो फाई ई बराबर पढ़े हैं आप ई इंटू ए, ऐसे लिख सकते थे। इसको अगर लिखना चाहें तो आप देखिए समाकलन ई इंटू डी ए बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि फाई ई बराबर पढ़े हैं ई इंटू ए, फाई ई बराबर ई इंटू ए, फाई बी बराबर बी इंटू ए, फाई बी बराबर बी इंटू ए। फाई बी को क्या कहते हैं? फाई बी को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्लस। बी का मतलब चुंबक की बात करेगा, आई का मतलब इलेक्ट्रिक की बात करेगा। तो फाई ई बा तो फाई फ्लक्स, आई इलेक्ट्रिक तो वैल्यू फ्लक्स हो जाएगा। फाई बी है तो फाई क्या हो गया? फ्लक्स, और बी हो गया चुंबक, तो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स कहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल, और वैद्युत फ्लक्स कहेगा तो वैद्युत क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल। फाई ई बराबर ई इंटू ए, फाई बी बराबर बी इंटू ए, फाई ई बराबर ई इंटू ए। फिर याद करो यार, फाई ई बराबर ई इंटू ए। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यार, ई आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ये क्या है? और फाई बी का है, और बी का है, बी इंटू ए होता है ना। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ए क्या है? क्षेत्र। बी आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। चलो चलो मिटाएं इसको। अब लिखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। याद है आपको? एकदम याद होगा सर, आपने तो बहुत अच्छा पढ़ाया था। वो दिन में पानी भी हो रहा था, हम लोग पढ़ भी रहे थे। और आज पूछ के दिखाइए, हम बताने के लिए तैयार हैं। कौन बताएगा भाई? सब लोग बताएंगे। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या हुआ? हाँ, चक्कर रहेगा भाई। फैराडे फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन मुझे याद है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था, आज आ चुका है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय, इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण। आप पढ़ के आ रहे हैं। पहला नियम क्या होता है? किसी परिपथ से गुजरने वाले जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर के ऋणात्मक के बराबर होता है, माइनस डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। ई बराबर, ई आपका विद्युत वाहक बल होता है। मैं एक बार बता रहा हूँ, पढ़े भी थे आप लोग, कि किसी कुंडली से गुजरने वाले जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर की ऋणात्मक के क्या होता है? बराबर। तो लिख लेते हैं, याद कर लीजिएगा। आज मैंने कई बार आपको कहा है कि जब भी आप पढ़िए, आप घर पर जाकर उसकी तैयारी कर लीजिए। चाहे 12 रात बजे, चाहे 11 रात बजे, समझ रहे? देखो चलिए देखते हैं। जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है। कल अगर हम पूछें परसों तो बता देंगे सब लोग ना।
किया जाता है तो उसमें प्रेरित 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 वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसको आप ही से प्रदर्शित करते हैं, उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर के चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर के ऋणात्मक के बराबर होता है, ऋणात्मक के बराबर होता है। ये कहानी आपकी रही आज, जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ने, अच्छा आपकी किताब में बहुत शॉर्टकट में बना दिया सभी, कहीं देख भी रहे होंगे, मिल रहा है आपको कि बताना पड़ेगा किताब में कहाँ है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट में बना दिया है सब। यहाँ पर दिया गया देखिए पेज नंबर आपका है 273। वाह एकदम शॉर्टकट में दे दिया है, जानना चाहिए आखिर है क्या ये, कैसे हम लोग लिख दिया, होना भी चाहिए, शॉर्टकट में देगा तभी तो टीचर विस्तार से पढ़ाएंगे। ये बात आपकी रही। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर की जो बात होती है वह प्रेरित विभाग बल के बराबर होती है। और आज का जो चौथा ये अपना सिद्धांत दिए थे, सिद्धांत को भी हम लोग देख लेते हैं। उसका नाम है एम्पियर मैक्सवेल परपथीय नियम, एम्पियर मैक्सवेल परपथीय नियम। सब लोग लिख लिए हैं, मिटा दीजिए इसको। आइए नेक्स्ट, आज का जो टॉपिक रहा, जो भी पढ़े हम लोग मैक्सवेल के द्वारा दिए गए समीकरण के अध्ययन कर रहे हैं। आजकल 3 समीकरण का अध्ययन हमने कर लिया है और तीनों ये पढ़े थे। इसके पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे 4 नंबर जो चीज़ है, इसको नहीं पढ़े हम लोग, 4 नंबर चीज़ है। लेकिन अच्छा एम्पियर का परपथीय नियम आपको पढ़ाया गया है ना, ये क्या होता है एम्पियर का परपथीय नियम? पढ़ाया गया आपको तो बताइए। एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम, परिपथीय नियम। देखो इसके बाद से हम लोग परिनुमेरिकल लगाएंगे, क्योंकि आप कहीं लगाएंगे तो सही रहेगा, फिर इसका आगे टॉपिक कल पढ़ेंगे। इसमें रुक जाइए। एम्पियर और मैक्सवेल दोनों मिल करके नियम दिए हैं, दोनों आपको मैंने पढ़ाया था। एम्पियर के परिपथीय नियम में याद करिए, किसी परिपथ में जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है, याद करो, वह धारा न्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन धारा और न्यू जीरो के गुणनफल के क्या होता है? ये एम्पियर परपथीय का नियम। दिखाना नहीं पड़ेगा, लिखे होंगे आप देख लीजिएगा। खैर आइए हम आपको दिखा देते हैं। इसका हमें एम्पियर और मैक्सवेल दोनों ने मिल करके क्या कहा था उसके बारे में लिखेंगे। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन
चालन धारा और विस्थापन धारा। चालन धारा, अच्छा आपको याद होगा चालन का अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं, तो आईसी तथा विस्थापन धारा। अच्छा अभी इसी पार्ट में आपको विस्थापन धारा भी पढ़ना है, जिसको आप आईडी से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का योग म्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। देखो ये नियम को हम लोग बहुत समझना है, यह नियम लाजवाब नियम है। एम्पियर और मैक्सवेल दोनों मिल करके इस नियम को देते हैं, और इस नियम के तहत दोनों वैज्ञानिकों ने कहा कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चालन धारा को कंडक्टर करंट कहते हैं। चालन का अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं, करंट को आई इसलिए आईसी, तथा का लिखा गया विस्थापन धारा, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, धारा का आई से। तो आईडी का योग म्यू जीरो के गुणनफल के क्या आता है, यानी क्या बनने वाला सुनो। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो रेखीय समाकलन ही बना लिया। क्या बनाया हमने, रेखीय समाकलन। यहाँ पर बी लिखेंगे तो डीएल जरूर लिखेंगे, बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डीएल। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या कहे हैं कि चालन धारा और विस्थापन धारा के योग माने प्लस के और म्यू जीरो के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपके पास रूल हो, नहीं समझे। अरे जगह कहा रहा है ना, आपने लिखा भी है कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चालन धारा और विस्थापन धारा के योग के म्यू जीरो के गुणनफल के क्या आता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम। नोट कर लीजिए इसको। कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत हुआ क्या? आपको जितना आज पढ़ाया गया आप सब बता सकते हैं। मैं इसको आगे कल यहाँ पे इसके आगे के थ्योरी पढ़ाऊँगा। दोस्तों मैं आपको कुछ क्वेश्चन चाहता हूँ कि दिया जाए, आपको बता कर दिया जाए कि आप कल लगा करके ले करके आएंगे। क्या कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 2 सूत्र रहेगा, उसी सूत्र का इस्तेमाल करके आपको कुछ सवाल दिया जा रहा है, जिसका प्रयोग करके आप लगा करके चलिए बता दें इसको। देखो एक सूत्र हमारे पास आएगा, एक सूत्र सुन लो कि C बराबर पड़े होंगे न्यू इंटू लेमडा। याद करो C बराबर न्यू इंटू का आता है। अच्छा याद करो कि याद करो। हाँ ठीक है। न्यू क्या होगा बताओ मुझे। न्यू को C को क्या कहते हैं? C क्या होता है भाई? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अमान तो याद है ना सबको, है कितना होता है C का मान? हाँ तो याद कर लेना, 3 × 10 के ऊपर 8। अच्छा। भाई लेमडा क्या कहते हैं बता दो? तरंग। तो बता दो मात्रक क्या होता है इसका? मीटर। मात्रक, अच्छा ओह मिस्टेक हो गया, लेमडा ऐसे बनाइए ठीक है। और न्यू लिखिए, न्यू को क्या कहता है? आप देखिए मात्रक बोल दो। आज आशीष सवाल ताबतोड़ लगा रहा था, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक और सूत्र लिख देंगे, C बराबर E0/V0। C बराबर E0/V0। अच्छा सुन लो। C तो जानते हो ना? C को क्या कहता है? अरे मान लो C को क्या कहता है? I0 को क्या कहता है बता दो? देखो ना, वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र का आयाम। 0 का मतलब आयाम, I का मतलब वैद्युत। मात्रक बोल दो, मात्रक। चलो इसका लगा, चलो मीटर प्रति कूलाम होता है इसका मात्रक। अरे बराबर कौन पाठ पढ़ा होता नहीं यार, वही पाठ है ना। और मैं आपको देना चाहता हूँ न्यूमेरिकल कैसे इस पाठ में आने वाला। चलो अब P0 को क्या कहता है? चुंबक क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। बोल दो। मात्रा क्या होता है इसका? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। तो दे रहे हैं सवाल, आप लगा कर लेकर आएंगे इस सूत्र पर, ठीक है।